हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आया हूं एक और नया चैप्टर का नाम होगा गवर्नमेंट बजट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर को 3 वीडियोस में पूरा करूंगा बेटा। कितनी वीडियोस में? 3 वीडियोस में। अगर आपने तीनों वीडियोस को देखा तो आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आज इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। अब मैं पार्ट 1 में आपको 2 टॉपिक सिखाऊंगा आज। पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट और दूसरा टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट चैप्टर टॉपिक होगा ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये मान लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आ सकता है इस बार। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अच्छा देखिए, आप सभी ने सुना होगा बजट। हम घर में भी डेली बोलते हैं बजट बिगड़ जाएगा, बजट नहीं है, ये चीजें परचेज नहीं करेंगे। क्यों बजट? हम बार बार बजट का नाम क्यों ले रहे हैं मुझे अपने घर में? ऐसा क्या है उस बजट में? हो सकता है कि हमारी पॉकेट में पैसा ना हो। क्या हो सकता है बेटा? कि हमारी पॉकेट में पैसा ना हो, हम इसीलिए उस खर्चे को करने से मना कर देते हैं। मतलब हो सकता है कि हमारी जेब में 10,000 रुपए हो और हमारा जो खर्चा बना वो 15,000 रुपए का बना। तो हम कुछ इस तरीके से बजट बनाते हैं अपनी फैमिली में भी, है ना। तो आप लोग डेली अपने घर में भी देखते होंगे कि पापा की सैलरी आती है, वो मंथली बजट बना देते हैं। इतनी फीस बच्चे की देनी है, इतनी फीस स्कूल में जानी है, इतनी कोचिंग में जाएगी, है ना, ये इंस्टॉलमेंट जाएंगी, ये गाड़ी का खर्चा होगा। आप पूरा एस्टिमेट बना लेते हो बेटा कि मंथ के स्टार्टिंग में आपने पूरा एस्टिमेट बना लेते हैं कि हम लोग कितना कितना पैसा किस किस जगह पे खर्च करना होगा। तो याद रखना, ये जो बजट बना वो एस्टिमेट बेसिस पे बना। जब पूरा मंथ हो जाता है और जब पैसा खर्च होता है तभी पता चलता है कि एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो आइए अब हम इसको जोड़ते हैं गवर्नमेंट बजट के साथ। तो देखिए बेटा, जैसे हमने अपना बजट घर में बनाया वैसे ही बजट बनाती है हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या करना है भाई? गवर्नमेंट को चलाना है देश। क्या करना है बेटा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चलाना है पूरा देश, पूरी कंट्री चलानी है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को हर जगह पे पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है और हम लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है गवर्नमेंट बजट के मीनिंग में। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ government receipts and government expenditure during the period of financial year which run from 1st April to 31st March। तो यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं बेटा कि estimated government receipts and government expenditure। तो मतलब ये जो बजट हमारी गवर्नमेंट बना रही है बेटा वो रियल नहीं है, वो है अंदाजे के बेसिस पे, एस्टिमेट बेसिस पे कि भाई हो सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए आ जाए और हमारे खर्चे जो हो सकते हैं वो 15,000 करोड़ रुपए के हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो हमें एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो भाई यही होता है बजट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट साल के स्टार्टिंग में ही बजट बना लेती है कि रेलवे को कितना देना है, वाटर सप्लाई को कितना देना है, स्कूल्स पे कितना खर्च करना है, हॉस्पिटल्स पे कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा। तो ये सब हमारी गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेती है बेटा कि उसको पूरे साल में कितना पैसा खर्च करना होता है। अब एक और क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर गवर्नमेंट बजट बना क्यों रही है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? तो हम कहते हैं भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? हमारी हेल्प करती है। अब हेल्प किस तरीके से करती है, क्या हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है, वो हम पढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स में। आइए मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमें बोर्ड पे लिखा हुआ है
कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि यार ये इनइक्वालिटीज किसके बीच है ना? इनकम एंड वेल्थ क्या होती है भाई? हम बात करते हैं अपनी सोसाइटी की। सोसाइटी में आप लोगों ने अपने सराउंडिंग एरिया में देखा होगा, क्या सभी लोग पैसे वाले हैं? क्या सभी लोग रिच हैं? क्या आप सब लोग एक जैसे डिमांड क्रिएट कर पाते हो? नहीं ना। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी पर्सनल कार लेके चल रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खाता है तो कोई 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकता है बेटा। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को कम करना चाहती है। किस चीज को कम करना चाहती है? इनइक्वालिटीज को कम करना चाहती है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स पॉलिसी लगाई। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? टैक्सेशन लगाया। और जो पुअर हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराई। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर डिटेल में इस टॉपिक को बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, द गवर्नमेंट यूज फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। ध्यान से देखना, टैक्सेशन एंड सब्सिडी ये हमारी गवर्नमेंट का फिस्कल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए कैसे यूज करते हैं, टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। हायर टैक्सेस, ध्यान से देखना, higher taxes can be imposed by the government on income on rich। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि जो अमीर लोग हैं ना उनकी इनकम के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देती है। अब क्यों? एंड ऑल्सो द गुड्स कंज्यूम्ड बाय देम इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि भाई देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो राशन की शॉप चलाती है। राशन की शॉप पे क्या मिलता है? वीट, गेहूं जो होता है बेटा। अब हम लोग किसी दुकान से गेहूं खरीदते हैं, जनरली 20-30 रुपए किलो में मिल जाते हैं। बट वही गेहूं अगर पुअर सेक्शन का बंदा राशन की दुकान से खरीदने जाएगा तो उसको 3 रुपए किलो में मिलेगा। इसका मतलब कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा इक्वलाइजेशन लाना चाहती है। एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर कोई इंसान जो इंडिया में रहता है वो 2 वक्त का खाना टाइम से खा सके। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा है, एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पुअर। और हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो गरीबों की इनकम को बढ़ाना चाहती है। ये कौन सी इनकम है भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट जो है 8,000 की जगह उनको सैलरी 80,000 देना शुरू कर दे। नहीं भैया, 8 की जगह 80 सैलरी नहीं मिलेगी। बट कैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? मान लीजिए कि हमारे घर में 10 किलो गेहूं लगता है तो वो हमें खर्च करने पड़ेंगे 300 रुपए। बट वहीं उस गरीब को वो 10 किलो गेहूं जो मिलेगा वो मिलेगा 20 रुपए में बेटा। तो ये जो डिफरेंस आया ना इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि गरीब का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दिया जाए, अमीर का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम घटा दिया जाए, ताकि मार्केट में एक लेवल पर इक्विटी लाई जा सके। आगे देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फ्री सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है गरीबों को फ्री सर्विस देती है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ वे टू सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर। मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो गरीबों का भला करना चाहती है। वो ये चाहती है कि गरीब और गरीब ना हो जाए, अमीर और अमीर ना हो जाए। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है बेटा? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ चाहती है बेटा। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इस पूरे टॉपिक को देखिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप सभी जानते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा व्हाट इज रिसोर्सेज। आपके हिसाब से रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? क्या कोई भी नेशन बिना अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किए ग्रोथ कर सकता है? क्या अपनी जीडीपी को बढ़ा सकता है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं बेटा। बट आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके हिसाब से रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं पहले वर्ड टू वर्ड, फिर आपको समझाएंगे बेटा। क्या लिखा है, it refers to change in direction of resources from one use to another। क्या लिखा बेटा? From one use to another, the government seeks to reallocate resources with a view to balance of goal। किस चीज को? With the balance of goal, profit maximization and social welfare, unlike private enterprises।
अब यहां तक पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ उसमें क्या लिखा है बेटा। इसमें लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसका ऐसे यूटिलाइजेशन करे कि हमारी इकोनॉमी को प्रॉफिट भी हो और हमारे लोगों का सोशल वेलफेयर भी हो। तो बेटा इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। आगे देखिए लिखा है गवर्नमेंट टारगेट सोशल वेलफेयर एंड आल्सो द प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन ऑफ व्हिच गुड्स injurious to health like wine is discouraged through heavy taxes. On the other hand, production of social use goods like खादी is encouraged through subsidy. तो बेटा यहाँ तक इस लाइन में बताया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना बेटा, वो मान लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है जैसे कि वाइन शराब होती है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी खरीदारी कम से कम हो, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए बेटा। क्या कर दिए, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट खादी को प्रमोट करना चाहती है बेटा। किस चीज को, खादी को प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो इसमें लिखा इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इनिशिएटिव्स इन सर्टेन एक्टिविटीज गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल देम। अब देखिए वो कहना चाहता है कि यदि किसी भी एरिया में हमारा प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना चाहता है या मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एक्सेट्रा। इट इज आल्सो नोन एज एलोकेशन फंक्शन एज गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उन गुड्स को, उन सर्विसेज को अपने लोगों तक पहुंचाना की कोशिश करती है या पहुंचाती है जिन्हें प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचाता है बेटा। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर भी बजट बनाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जब हमारी गवर्नमेंट वाटर सप्लाई करेगी तो लोगों से प्राइवेट सेक्टर की तरह पैसे लेती है, नहीं, वहां पर बहुत कम पैसे लेती है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा टाइम देखा है। 2019-20 में कोरोना आ गया, मार्केट में गुड्स एंड सर्विस डिमांड खत्म हो गई थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, लोग जॉब जा रही थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी, भाई फैक्ट्री खोल देगी, लोगों को पैसा बंटवा देगी? नहीं बांटा ना तो फैक्ट्री खोली ना पैसा बांटा। बट क्या किया गवर्नमेंट ने, आप बताओ जरा मुझे, क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है ना, हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आई। अब स्कीम्स में क्या बताया हमारी गवर्नमेंट ने बेटा कि भाई हम लोग, आपको याद होगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि हम लोग मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट करेंगे, हम उन कंपनीज को लोन देंगे, वो भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कंपनी वापस से ग्रो अप करना चाहती हैं कोरोना के बाद, है ना। तो मतलब यहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मार्केट मैकेनिज्म को सुधारने में, क्योंकि कभी मार्केट में डिप्रेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट इसको बैलेंस बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोरोना के बाद क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं थे, है ना। अब हमें क्या ढूंढना था, भाई मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड कैसे होगी, और डिमांड नहीं होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होंगी, और जब प्रोड्यूस होंगी तो पैसा होना चाहिए। तो यहां पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यूजिंग इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी द गवर्नमेंट एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी in the economy, free interaction of market forces, that is forces of supply and demand are bound to generate trade cycle। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है भाई कि ट्रेड साइकिल बनाने की कोशिश करती है, मतलब कि साइकिल कुछ इस तरीके से काम करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है बेटा, जब ऊपर जाएगी तब भी हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जब नीचे जाएगी तब भी हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो देखिए कैसे बिजनेस साइकिल, this refers to the phase of recession, depression, recovery and boom in the economy. Budget is used as important policy instrument to combat the situation of deflation and inflation. The government tries to achieve the state of economic stability. Economic stability increase the rate of growth and development, and it is also known as stabilization function.
तो यहाँ बताया गया कि ये जो फंक्शन है हमारा स्टेबलाइजिंग फंक्शन है, मतलब कि अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो हमारी इकोनॉमी में एडिशनल मनी इंजेक्ट करेगी गवर्नमेंट, अगर इन्फ्लेशन है तो वो कोशिश करेगी कि मार्केट में एडिशनल मनी की सप्लाई को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई के कॉम्बिनेशन को बनाए रखना, तो इसीलिए भी हमारी गवर्नमेंट बजट तैयार करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से। नेक्स्ट में लिखा है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो भी कई सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज कर रही है, जिससे सबसे बड़ा नाम है रेलवे, पोस्टेज है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कुछ हद तक, बट जहां पर मैनेज कर रही है हमारी गवर्नमेंट वहीं पर इनको फंडिंग भी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। अब फंड करेंगे तो गवर्नमेंट को पहले से बजट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग अपने घर में भी खर्चा डिसाइड कर लेते हैं कि किस सेक्शन में हमें कितना पैसा खर्च करना है। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। कि लिखा है द गवर्नमेंट सीक्स टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट target to increase the rate of growth through public enterprises. Often public sector enterprises are encouraged in the area where private sector monopolies occurs. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी गवर्नमेंट अपनी उन कंपनीज को सपोर्ट करती है जिस एरिया में प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है बेटा। तो इसके लिए भी उसको पैसा चाहिए, उन कंपनीज को बजट से पैसा अलॉट किए जाते हैं बेटा। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारी गवर्नमेंट हर जगह के लिए पहले से डिसाइड कर लेती है कि किस किस एरिया में हमें कितना पैसा खर्च करना है। तो आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट, इसमें क्या लिखा है। देखिए लास्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। ये जो पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए हम क्या पढ़ने वाले हैं वर्ड टू वर्ड, बट बता दे रहा हूं कि इसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा है कि गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी टू इंजेक्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज बाय एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दिस विल फर्दर एनहांस कैपिटल फॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कॉजिंग राइज इन इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखा है गवर्नमेंट मेक्स various policies and provision through its budgetary policy to stimulate saving and investment in the economy. This is done by providing tax rebate and other incentives of production ventures. तो भाई हमारी गवर्नमेंट कई जगह पे हेल्प करती है, कुछ जगह पे गवर्नमेंट हमें कंसेशन देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देती है, या फिर क्या करती है भाई कि हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है हमारी प्रोडक्शन वेंचर पे। हमारी गवर्नमेंट कई जगह पे ऐसा हमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट कहेगी भाई आप ये वाला कुछ बनाइए, हम आपको 20% प्राइस हम अपनी तरफ से पेड करेंगे। तो वो एनकरेज करने वाली बात होती है कि भाई हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करें, है ना। लिखा है गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज हैव अ स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, education, housing, transport, so on the level of production rises in private sector and public sector both. अब आप लोगों ने अपने सराउंडिंग एरियाज में देखा होगा कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, कितने अच्छे रोड बना रही है। उसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को भी मिल रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर को भी मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, है ना। तो गवर्नमेंट बजट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है बेटा। और मैं लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज मैं अपनी पहली वीडियो पब्लिश करूंगा और कल मेरी दूसरी वीडियो आएगी बेटा। तो बैक टू बैक मैं तीनों पार्ट्स 3 दिन में आपके कवर करा दूंगा। आप पूरा का पूरा तीनों वीडियो देखिएगा ताकि आप एग्जाम में अपने पूरे 6 मार्क्स स्कोर कर पाए बेटा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।